हेलो, तो कैसे हो बच्चों। मुझे लगता है आपने इस प्लांट टिश्यू की वीडियो अब तक देख ली होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू। आगे जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का उसको पढ़ेंगे। और हाँ, सिर्फ ये पार्ट नहीं पढ़ेंगे, जो अपडेटेड आपकी एनसीईआरटी है जिसमें एक्सप्लोरेशन जो आपका चैप्टर नई एनसीईआरटी लगी है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो चलो अपने शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है? सिंपल सी बात है, वही टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू कहलाता है। अब एनिमल टिश्यू को अपने आगे चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आगे हम एनिमल टिश्यू को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं? चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात ये समझो कि एनिमल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू का फंक्शन ये होता है कि या तो हमें लोकोमोशन प्रोवाइड करेगा, चलने फिरने में हेल्प करेगा, या फिर हमारे क्या है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, या हमारे इनपुट्स को, सेंसरी इनपुट्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा, स्पेशलाइज तक, हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू जिसको अपने क्या देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ते चलेंगे। एपिथेलियल क्या है, मस्कुलर क्या है, कनेक्टिव क्या है, नर्वस टिश्यू क्या है। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो किसी भी ऑर्गन के बाहर के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। उसको अपने एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बाहर वाला जो टिश्यू होता है, किसी भी ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, उसकी बाहर वाली लेयर है, चाहे स्किन मान लो, वो एपिथेलियल टिश्यू है। जो बाद में आता है मस्कुलर टिश्यू, हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, हमें चलना फिरना, वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन, उनको जो कैरी करने का काम करता है वो कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है। यानी अगर अपने स्किन को हटाएंगे नीचे कौन निकलेंगे? मसल्स। वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। फिर तीसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, जैसे कि बोन्स हो गई, ब्लड हो गया। जैसे इसमें बात कर लेते हैं, हमारे जो बोन टू बोन जुड़ी हुई है, ये सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और चौथा जो टिश्यू आता है, जब हम क्या है किसी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो जो टिश्यू होता है वो नर्वस टिश्यू होता है, या न्यूरॉन जिसको अपने कह देते हैं। तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, एपिथेलियल जो टिश्यू है ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू, दूसरे टाइप के टिश्यू के ऊपर पाया जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई ये टिश्यू है जो स्पेशलाइज्ड है कोई फंक्शन करने के लिए, उसके ऊपर दूसरी जो लेयर बनाएगा, वो किस टिश्यू की होगी? इस एपिथेलियल टिश्यू की होगी। इसको कवरिंग प्रोवाइड कौन करेगा? एपिथेलियल प्रोवाइड करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है। सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द टिश्यू रेस्ट्स ऑन द नॉन सेलुलर बेसमेंट ऑन मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल्स इसकी बहुत पास पास होती हैं और एक ये नॉन सेलुलर बेसमेंट के ऊपर ही टिका रहता है। यानी कि एक नॉन सेलुलर बेस बनेगा, उसके ऊपर क्या है? इसके सेल्स टिकी रहेंगे। कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कैसी लेयर होगी? सिंगल सेल्स होंगी। लेयर, एक लेयर बनेगी पूरी जिसमें क्या है? सिंगल सेल्स होंगी। ठीक है। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड नॉन नर्वस इन नेचर। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? यानी कि जिसमें ब्लड, जिन वेसल्स में ब्लड होता है वो क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। और नॉन नर्वस रहता है नेचर में, यानी कि इसमें हमारे न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो लास्ट में अपने चौथा टाइप है उसको पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि नर्वस क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद में इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइंस द कैविटीज ऑफ द होलो ऑर्गन लाइक स्टमक। अब देखो भाई, जो ये ऑर्गन, जितने भी टाइप के ऑर्गन है उनको क्या करता है? कवर करने का काम करता है। यानी कि जैसे आप देख सकते हो यहां पर इसकी जो कवरिंग बनाएगा वो कौन बनाता है? बाहर वाली कवरिंग, अंदर वाली कवरिंग। और ये जो अंदर से भी क्या है? होलो ऑर्गन है, जो खाली ऑर्गन है, उन कैविटीज की कवरिंग कौन किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये अपने दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि अदर वर्ड्स में ऐसा कहा जा सकता है कि जो उसकी आउटर लाइनिंग के सेल्स जो होती है वो जो मिलके एक टिश्यू बनाती है, उस टाइप के टिश्यू को हम कैसा टिश्यू कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अपने बात कर लेते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को 6 टाइप के टिश्यू में क्या कर लिया जाता है? डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे कर लिया जाता है? उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फंक्शन और किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो चलो अपने सारे पढ़ते चलते हैं। मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखने के लिए आपको ये टेबल बहुत हेल्पफुल रहेगी। सारी टेबल में सारे फंक्शन, सारे टाइप उसमें, और कहाँ ये पाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो सारे एक साथ ही एक टेबल में ही हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। पहले टाइप का जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू होता है?
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो क्या होती है, थिन और फ्लैट होती है, यानी कि एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हो। और बेसमेंट तो हमेशा ही रहेगा, इसके बेस के ऊपर ये क्या है, सेल्स टिकी हुई रहेंगी। अब इसमें लोकेशन कहाँ है और इसका फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन देख लेते हैं। हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। अब पता क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्सचेंज होता रहता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और ब्लड से जो सब्सटेंसेस हमारी सेल्स तक जाते हैं। आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये आपको आइडिया होगा कि हमारी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है, यानी कि एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो कहां पहुंचना चाहिए, सेल में पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे जब सेल में कैसे पहुंचेगा, लेके ब्लड जाएगा, लेकिन ब्लड के बाहर सेल में कैसे जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू। और गैसेज है हमारे लंग्स में जाएंगी और लंग्स से ब्लड में जाएंगी, वो किसके थ्रू जाएंगी, तो वहां पर ये प्रेजेंट होता है, उनको डिफ्यूजन होने के रोकता है। जैसे ये देख सकते हो, लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाएगा, जो आपकी ब्लड को कैरी करते हैं वो वेसल्स, जिनकी लाइनिंग बनाएगा, और साथ में कहां की लाइनिंग बनाएगा, ये लंग्स की लाइनिंग को बनाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का जो अपने पास में एपिथेलाइल का दूसरा टाइप है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये काफी इसकी मैनी लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर सेल्स होती है। एक मिनट में, आउटर लेयर्स होती है जो सेल्स की फ्लैट और टाइटली पैक्ड होती हैं। ये हमारे क्या, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन और एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है, कोई भी माइक्रोब्स को इंटर होने से रोकता है, उसके बाद मैकेनिकल इंजरी, कोई झटका वगैरह लगता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और फ्रिक्शन कम करने का काम करता है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है, स्किन पे पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, और ओइसोफेगस, यानी जो खाना हमारे माउथ से स्टमक तक जाता है वो जो लेके जाती है उसको क्या कहते हैं, ओइसोफेगस, या इसको फूड पाइप कह देते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप, जो खाना हमारे माउथ से स्टमक तक लेके जाती है। समझ में आ गई बात है, ये चीज है। अब उसके बाद में ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये एक टाइप का ऐसा टिश्यू होता है, ये स्पेशलाइज्ड होती है सेल्स कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करने के लिए। ये कुबोडियल भी हो सकता है, कोलमनार भी हो सकता है, तो कुबोडियल और कोलमनार आगे बढ़ेंगे अपने क्या होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होती है सेल्स कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करने के लिए। जैसे आपकी स्किन के ऊपर, हमारी सभी की स्किन, मेरे के स्किन के ऊपर स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीना भी किसी ग्लैंड से या किसी सेल से निकलता होगा, तो वही है। तो ये कहां पे पाया जाता है, फंक्शन पढ़ लेते हैं इसका पहले। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस का सिक्रेशन करेगा और साथ में प्रोडक्शन भी करेगा, यानी कि हमारे नोज में जैसे म्यूकस सिक्रीट होता है वो चीज है। एंजाइम्स को भी सिक्रीट करेगा। उसके बाद में हार्मोन्स भी इसी सेल से सिक्रीट होते हैं। स्वेट, सलाइवा, जैसे कि पसीना जो हो गया हमारी स्किन पे, और सलाइवा यानी कि हमारे माउथ में जो आने वाली सलाइवा है, जो आप खाना को, आपका फेवरेट खाना देखने के बाद में आपके माउथ में मुंह पानी से भर जाता है, लाश से भर जाता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी स्टमक के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा, लीवर के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन हमारी बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये आप 10th में पढ़ोगे, जब आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ते हो इसको। सलाइवरी ग्लैंड्स, हाँ, तो ये लोकेशन कहाँ होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिससे क्या है, सिक्रीट होती है, सलाइवा सिक्रीट होती है। दूसरी बात अगर अपने करें तो स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि हमारी स्किन के ऊपर पाया जाता है, जहाँ पे स्वेट होता है, पसीने की ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद स्टमक की इनर लाइनिंग बनाता है, जहां से हमारे स्टमक में क्या है, कि अगर आप देखोगे स्टमक की इस तरीके से होलो ऑर्गन है, यहाँ से स्टमक क्या है, इनर लाइनिंग बनाता है, और यहाँ इसमें क्या है, कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको। वैसे आप नहीं भी याद रखोगे गैस्ट्रिक जूस क्या है, हाँ ये तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन इसके फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल्स की स्ट्रक्चर होती है वो कॉलम के जैसी होती है। कॉलम आप जानते हो, सीधा रो, इस तरीके से कॉलम के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसके ऊपर थोड़े थोड़े हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू कहते हैं। ये कहां पर पाया जाता है, हमारे जो ये स्पेशलाइज्ड होता है, रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयर्स लाइक सीलिया, यानी हमारी नोज में पाया जाएगा। जैसे नोज में हमारे हल्के हल्के हेयर होते हैं, हमारी ऑडिटरी कैनाल, जो कान में हम सुनते हैं, उस कान के अंदर क्या है, एक ऑडिटरी कैनाल रहती है, साउंड वाले चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे। वहां पर जो है ये हेयर्स यहाँ इस टाइप के क्या देखने को मिलते हैं, अपने टिश्यू देखने को मिलते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्मेल करना, टेस्ट करना, साउंड करना, बैलेंस करना, ये सारी चीजें क्या है, इसके फंक्शन में आ जाती है। हमारी बॉडी में क्या है, फिल्टर भी करती
करती हैं, ये हवा को जब हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल में जो ये टिश्यू पाया जाता है ये हमारे एयर को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। लोकेशन इन द बॉडी, अगर बॉडी के लोकेशन की बात करें तो ये नोस्ट्रिल में रहेगा, नोज में रहेगा एज आई टोल्ड यू, और टेस्ट बर्ड्स यानी कि टंग के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स लगे रहते हैं, वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनमें, और इनर ईयर के ऑडिटरी कैनाल में ये पाया जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के बारे में। ये भी क्या है, शेप में कैसा होता है कॉलम, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं पाए जाते, सीलिया नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, सीलिया नहीं पाए जाते। ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स, पिलर के जैसे होते हैं, ठीक है। ऑफन विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर, नहीं इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, कभी पाई भी जाती है और कहीं भी नहीं भी पाई जाती। अब इसमें देख लो इसका फंक्शन क्या होता है, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो बेटा हम जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद में वो डाइजेस्ट होने के बाद में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, वहां से हम न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ऑब्जॉर्व करते हैं। तो वहां पर जो काम रहता है ये आप ये भी 10th में पढ़ोगे आप लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में, ठीक है। तो ये वहां पर क्या होता है, ऑब्जॉर्व होता है। तो जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर की लाइनिंग जो होती है वो जिस सेल से मिलकर बनी होती है उस सेल्स को अपने कह सकते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टाइप के टिश्यू के मिलकर बनी हुई सेल्स हैं। तो सिक्स्थ अपने पास में आ जाता है सिंपल कोबोडियल एपिथेलियम, यानी कि कैसी शेप होती है, क्यूब के जैसी शेप होती है इसकी, और इसमें जो फंक्शन है वो क्यूब शेप होता है विद राउंड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीट्स एंड अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को क्या करना, सिक्रीट करना या अब्जॉर्ब करना। तो ये काम होता है हमारे ज्यादातर किडनी में देखने को मिलता है। तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाएगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाएगा जहां पर क्या है, ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं, और थायराइड फॉलिकल्स यहां पर पाया जाता है। यानी कि ये जो सेल्स हैं ये कहां पर पाई जाएंगी, जहां पर हार्मोन को, सब्सटेंसेस को रिलीज या सिक्रीट का यहाँ अब्जॉर्ब करना होगा, वहां पर इस टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसा टिश्यू जो सिंपल क्या है, फ्लैट सेल से मिलकर बना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मेन काम इसका ये है, और सॉरी प्रोटेक्शन ही मेन काम इसका ये है, गैसेस में एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। सैचुरेटेड सेगमेंटस एपिथेलियम ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, यहाँ क्या है, सलाइवा वगैरह सिक्रीट करता है। एपिथेलियल कोलमनार टिश्यू ये क्या होता है, हमारे क्या है, म्यूकस वगैरह सिक्रीट करता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इन सब को प्रमोट करता है। सिंपल कोलमनार टिश्यू ये क्या होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप एक बार ढंग से रीड कर लेना, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है आपके, कहीं ना कहीं टीचर इससे क्वेश्चन डाल ही देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव नाम से हमें समझ में आ रहा है ये चीजों को क्या है, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये चीजों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगा। ये इस टाइप के टिश्यू को अपने क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू को अपने पढ़ लेते हैं। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब हमारी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या है कि सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के सेल्स देखने को हमें मिल जाती है। ये हमें क्या है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द मैच्योर मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ टिश्यू। जैसे मैट्रिक्स क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तो डिसाइड करने लगता है कि टिश्यू का फंक्शन क्या होगा। व्हाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। उसके बीच में व्हाइट और येलो फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं व्हाइट और येलो फाइबर्स। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग देम इन प्लेस। इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे और साथ में जो हमारा ऑर्गन है जहां पे उसको होना चाहिए वो वहीं पे रहे। इस चीज को इंश्योर करता है कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गई बात, यानी कि इसमें या तो बोन आ जाती है, ब्लड आ जाता है, मेन तो यही है, बाकी और भी है। लेकिन अब देखो बोन है तो हमारे शरीर का जो ढांचा है, हमारे शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम है वो सीधे खड़े हुए हैं, तो किसकी वजह से खड़े हुए हैं, बोन की वजह से। अगर हमारी बॉडी में बोन नहीं होंगे तो मतलब ये मान के चलो हम सिर्फ एक मांस का टुकड़ा रह जाएंगे। चलो अब इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इनको आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एरोलर, एडिपोस और इसको कार्टिलेज बोन्स, और इसको डिवाइड कर लेते हैं ब्लड और लिम्फ में। इनके आगे अपने क्या है, प्रॉपर ढंग से इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हो, अब हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो अपने क्या है, ब्लड और लिम्फ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, किस टिश्यू का टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है
कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको आगे दो हिस्सों में अपने डिवाइड कर रहे हैं, एक तो किसमें डिवाइड कर रहे हैं, ब्लड, और एक इसको डिवाइड कर रहे हैं किसमें, लिम्फ में। अब एक चीज बता देता हूं, ब्लड जो है बेटा, ब्लड को आगे अपने दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इसको प्लाज्मा में डिवाइड कर सकते हैं और एक इसको किसमें डिवाइड कर सकते हैं, कार्पल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कार्पल्स। प्लाज्मा जो है ये ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है, कितने परसेंट हिस्सा बनाता है, 55%, और 55% में हिस्से में 90 से लेके 92% तक वाटर रहता है, क्या रहता है, वाटर, और बाकी का 8 से 10% जो रहता है वो अदर ऑर्गेनिक या फिर आप कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंस लिख लो, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंस रहते हैं। कुछ इसमें क्या रहते हैं, हार्मोन्स पड़े रहेंगे, कुछ इसमें क्या है, लीवर के सेक्रीशन पड़े रहेंगे जिसको अपने एल्बुमिन या इस तरीके से इन नामों से जानते हैं। ये ज्यादा याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेते हो तो ठीक रहता है। तो प्लाज्मा है, कार्बनिक है, उसमें ग्लूकोज रहेगा, प्रोटीन्स रहेंगे, अमीनो एसिड जिसको अपने क्या देते हैं, अमीनो एसिड लिख लो जो फॉर्म इसमें प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड रहेंगे, और इसके साथ में कुछ और भी सब्सटेंस है जैसे आप इसमें लिख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, इनके आयंस रहेंगे। ये सारी चीजें कहाँ पड़ी रहती हैं, प्लाज्मा के अंदर। अब जो कार्पल्स हैं, ये कार्पल्स आगे चल के हमारे पास में 3 टाइप की आ जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये क्या होता है, कार्पल्स 45% हिस्सा बनाता है हमारे ब्लड का, 55% कौन बना रहा है, प्लाज्मा, और 45% हिस्सा कौन बना रहा है, कार्पल्स बना रहा है। जो यहाँ पर हमारे पास में WRBC है, इसको अरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरिथ्रोसाइट्स। अब ये क्या होता है, WBC RBC का क्या मेजर फंक्शन होता है, तो बेटा RBC जो है इसके साथ में हम एक पिगमेंट जुड़ा रहता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है, हीमोग्लोबिन, HB। ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक चली जाती है, लेकिन लंग्स से सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का। और ब्लड में किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ब्लड से ऑक्सीजन को मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को कहां लेके जाता है, ये कहां रहता है, ब्लड में रहता है, और ब्लड में किसके साथ में लगा हुआ रहता है, आरबीसी के साथ में। तो मुझे लगता है ये आप बात समझ गए होंगे। दूसरी चीज हमारे पास में WBC, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, इम्यून सिस्टम। यानी कि अब क्या होता है कि मान लो कई बार हम बीमार हो गए, हमारी बॉडी में कोई बाहर से माइक्रोब आ गया, कोई पैथोजन आ गया जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उसको किल करना जरूरी होता है। तो उसको किल करने का काम कौन करती है, WBC करती है, वो उसको मार देती है। इसी वजह से इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। हमारी बॉडी के ये क्या है, सैनिक हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स हैं, अगर अपने बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब बेटा थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, तो मेजरली अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर कोई कट लग जाता है, कोई स्किन कट जाती है, तो उसमें जो क्लोटिंग का काम है, किसका काम है, क्लोटिंग का, थक्का बनने का जो काम है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। तो ये इसके क्या रहते हैं, मेजर फंक्शंस रहते हैं। ब्लड हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, दोबारा बता देता हूं, एक प्लाज्मा से जो 55% हिस्सा बनाता है, दूसरा कार्पल से जो ब्लड का 45% हिस्सा बनाता है। प्लाज्मा आगे 90 से 92% वाटर होता है, 8 से 10% इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंस होते हैं। कार्पल्स आगे 3 हिस्सों में डिवाइड रहती है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो काम करती है उसके साथ में हीमोग्लोबिन लगा रहता है, जो किसको क्या फंक्शन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और जो WBC है ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर बाहर से माइक्रोब या कोई पैथोजन कोई बीमारी पैदा करने वाला आता है तो उसको मारने का काम करती है। और तीसरा आता है प्लेटलेट्स, जिसको अपने क्या कह देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कह देते हैं। अगर हमारी बॉडी में कभी कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पर ब्लड बहने को रोकने के लिए ब्लड को रोकने के लिए कौन सी सेल्स पाई जाती है, प्लेटलेट सेल्स पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, हमारे ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। तीसरी इससे अलग चीज आ जाती है एक लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है, ब्लड होता है, लेकिन इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। एक चीज बता देता हूं, जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। अब जब इसमें आरबीसी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, तो इसका रेड कलर भी नहीं होगा। तो लिम्फ जो है इसका कलर क्या होता है, पेल येलो या कलरलेस कह सकते हो, या कलरलेस लिख लो या लिख लो पेल येलो।
ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या होता है कि कुछ हमारी जब ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके जाती है तो उस टाइम पे क्या किया होता है कि ब्लड स्केप कर जाता है, कहां से, ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से ब्लड क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है, यानी कि वहां से निकल जाता है। निकलने की वजह से वहां पे आरबीसी तो रह जाती है, बाकी सारा ब्लड क्या हो जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाता है। कहां चला जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में। अब उसके अंदर इंट्रासेलुलर जब स्पेस में चला जाएगा तो वहां उसके अंदर डब्ल्यूबीसी तो रहेगी। जब डब्ल्यूबीसी इसके अंदर रहेगी तो वो क्या काम करती है, हमारी इंट्रासेलुलर सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर हमारा इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है। अगर वहां पर कोई फैट है, कोई अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, कुछ भी है, वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस लिम्फ के साथ में। किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस लिम्फ के साथ में। और ये लिम्फ क्या होता है, आगे चल के लिम्फ नोड्स बना लेता है, और लिम्फ नोड्स क्या होती है, लिम्फ वेसल्स बना लेती हैं, उसमें लिम्फ वेसल्स में आ जाता है, और लिम्फ वेसल से ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाता है। इसमें मिक्स हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और इस तरीके से क्या है, हमारी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर बना लेती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। दोबारा से अपने इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, आपको बता ही दिया ब्लड किस टाइप का है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग बाउंड्री ऑफ फ्लोटिंग सेल्स, यानी कि प्लाज्मा क्या है, एक मैट्रिक्स बनाएगा, उसमें जाल बनाएगा, और उस जाल में या तो फंसी हुई रहेंगी या उसके ऊपर फ्लोट करती हुई रहेंगी, क्या, फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड कार्पल्स, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सब। और ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स वगैरह वगैरह। हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह गैसेस लेके जाना, खाना जो हमने खाया वो खाना सेल्स तक पहुंचाना, हार्मोन्स को सेल्स तक पहुंचाना, यानी एक्सक्रीटरी, बहुत सारे काम जो है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सारा महकमा किसके पास में रहता है, इस ब्लड के पास में रहता है, सारा काम इसके पास में रहता है। ठीक है। अब उसमें बात करते हैं, ब्लड कितने, दो हिस्सों में, प्लाज्मा और कार्पल्स। 55% हिस्सा बनाता है, 90 से 91% वाटर रहता है, 7% प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन रहते हैं, 0.9% इनऑर्गेनिक साल्ट एक्सेट्रा रहते हैं। और जो कार्पल्स है, ये कार्पल्स 45% हिस्सा बनाते हैं हमारे ब्लड का। जो आरबीसी है उसको रिथ्रोसाइट कहते हैं, इनको कंटेन करते हैं रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। ये बातें हमने पहले भी कर ली हैं। अब डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी हमारे पास में जो है, यहां पर इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इरेगुलर होती है, एम्बॉइड शेप, फेगोसाइट्स सेल्स, दैट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, कोई भी दूसरे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसको खा जाती हैं। आगे भी टाइप होते हैं, डब्ल्यूबीसी इतना डिटेल में जाने नीड नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स, ये आप 11th में बायो में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ तो फिर भी चलो मैंने इसमें ब्लड में थोड़ा सा डिटेल में डाल दिया ज्यादा ही, चलो इसको देख लेना। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स, जो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये स्मॉल होती है, रेगुलर होती है, फ्रेगमेंट्स होते हैं शेप में। अब देखो, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की क्लोटिंग कर रहे हैं, थक्का जमाने का, अगर हमारी इंजरी हो जाती है, मेन ये फंक्शन याद रखना। लिम्फोसाइट्स एक टाइप का ब्लड होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी और क्या पाए जाते हैं, लिम्फ पाए जाते हैं। प्लेज एंड मतलब बड़ा रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज बनाने में। अब देख लो, लिम्फ, लिम्फ इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर होता है, कलरलेस होता है क्योंकि आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट कंटेन्स लेस प्रोटीन। ये प्लाज्मा के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन क्या होता है, कम। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का, वो इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कंटेन्स इन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि सेल्स के बीच में वगैरह वगैरह, वो सारी चीजों को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है इम्यून सिस्टम को। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल ब्लड एंड लिम्फ। अगर थोड़ा सा हो सकता है कि फास्ट हो तो मतलब, वैसे भी आप 2x पे देखते हो वीडियो तो मेरी वाली मत देखना, इतनी सी बात है। ठीक है। अब स्केलेटल टिश्यू की अगर अपने बात करते हैं कि स्केलेटल टिश्यू क्या होते हैं। स्केलेटल टिश्यू बेटा हमारी बॉडी में जो हमारा ढांचा जो आप देख रहे हो, आपका जो बोन्स आपको फील होते हैं, वो बोन्स क्या है, स्केलेटल टिश्यू के अंदर ही आते हैं। दो टाइप का टिश्यू होता है स्केलेटल टिश्यू में, दो टाइप के आते हैं, एक तो आते हैं बोन और एक आ जाता है कार्टिलेज। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, उससे थोड़ा फर्क रहता है। किस वजह से रहता है उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। A bone का matrix of bone is very hard because of salt such as calcium phosphate, calcium carbonate, etc. and a protein ओसीन present होता है।
जो बोन होती है बेटा, ये बोन क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। किस वजह से? क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स है, जो इनका जाल है, जो इनके अंदर फंसे हुए हैं, वो किससे मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन ओसिन से। अब कैल्शियम कार्बोनेट 60 से 70% हिस्सा बनाता है। और ये प्रोटीन क्या होता है? ये प्रोटीन प्रोटीन ही है, ये साल्ट है। ये साल्ट क्या है? हम ग्रेनाइट, अगर आप पत्थर देखते हो, मार्बल और एग शेल, अंडे का बाहर का शेल जो होता है, उसका भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देख लो कितना हार्ड सब्सटेंस से मिलकर हमारे क्या बने होते हैं? बोन्स बने होते हैं। बोन सेल्स जो होते हैं उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है और एम्बेडेड रहती है इन हार्ड मैट्रिक्स में। बोन सेल्स जो होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, इस मैट्रिक्स में जो ये जाल है इसके अंदर फंसी हुई रहती हैं। मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ लेमेली फॉर्म्ड अराउंड ए सेंट्रल कनाल बोन सेल्स, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको बोन कर लें। बोन सेल्स ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक कॉन्सेंट्रिक यहाँ पे लेयर बनेगी, उसके बीच में कौन सी फंसी रहती है? यहाँ बोन्स की सेल्स फंसी रहती हैं, जो क्या करती हैं? इसमें मतलब जुड़ने का काम करती हैं। द लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली होलो कंटेनिंग कैविटी कॉल्ड एज मैरो कैविटी, इट इज फुल ऑफ बोन मैरो। बेटा क्या होता है? जो लंबी बोन्स होती है, जैसे हमारी लेग की जो बोन होती है, फीमर, ये सबसे अपनी बॉडी की लंबी बोन होती है। इस बोन के अंदर क्या होता है? खाली स्पेस पाया जाता है, यानी खाली कैविटी पाई जाती है। आप कोई भी जो नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, ये तो इनको तो ये बात पता होगी, लेकिन इनके बोन के बीच में क्या है कि कौन सी कैविटी पाई जाती है, जिसको अपने क्या कहते हैं? होलो कैविटी। क्या कहते हैं? होलो कैविटी। और इसके अंदर भरा रहता है बोन मैरो। क्या भरा रहता है? बोन मैरो। बेटा यही आज के टाइम पे काफी रिसर्च का टॉपिक बना हुआ है, बोन मैरो। इसी से क्या होती है? हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब बनती हैं। कहां से? बोन मैरो से। तो ये बात याद रखना और ये थोड़ा देख लेना। बोन सेल्स जो होती है उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एक मैट्रिक्स होगा, एक जाल होगा, जिसके अंदर वो जाल किसका बना होगा? मैट्रिक्स किसका बना होगा? इसका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसमें प्रोटीन रहेगा ओसिन, और इसके साथ में क्या इसमें सेल्स भरी रहती हैं, किसकी? बोन की। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये खोपड़ी आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी खोपड़ी है। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो बेटा कार्टिलेज जो है वो बोन के जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उससे सॉफ्ट होती है। जैसे अपने नोज है, नोज क्या है? बोन के जैसा भी फील होता है, लेकिन इसको मूव भी कर सकते हैं। तो ये कार्टिलेज। ईयर है, ईयर खड़ा भी है सीधा, मतलब इसमें क्या है? कार्टिलेज है। तो इस वजह से देख लेते हैं, दिस टिश्यू इज इलास्टिक लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन। बोन के कंपैरिजन में कम हार्ड होता है। किस वजह से कम हार्ड होता है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? कॉन्ड्रिन। क्या प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन। सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसकी सेल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। विच आर वाइडली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स इज reinforced by fibers। फाइबर्स के द्वारा क्या है? मैट्रिक्स का जुड़ा रहता है। इट अकर्स एट जॉइंट बोन्स एंड नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लिरिंक्स, यानी हमारी ट्रैकिया सांस जिससे लेते हैं, विंड पाइप, लिरिंक्स हमारा, उसके बाद नोज, ईयर, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा और साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। यानी हमारे जो यहाँ पर अगर अपने डिस्कस करें, ये जो अपने जॉइंट्स हैं, जॉइंट के बीच में क्या होता है? जहां पे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वहां पर क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। चलो अब अपने बात कर लेते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अब बोन है, बोन किसके साथ जुड़ी होती है? दूसरी बोन के साथ जुड़ी होती है, और बोन अपने मसल्स के साथ भी जुड़ी होती है। हमारी बॉडी में बोन मसल्स के साथ भी जुड़ी होती है और बोन टू बोन भी जुड़ी होती है। दोनों चीजों का ध्यान रखना। अपने देखते हैं इसको जोड़ने का काम कौन करता है। तो पहले पढ़ लेते हैं टेंडन, जो हमारी बॉडी में बोन से मसल का कनेक्शन बनाता है। किसका? मसल का। जो ये मसल है ये बोन से जुड़ा हुआ है। हम फंक्शन किस वजह से करते हैं? ये रिजल्टेंट है किसका? बोन और मसल के एक साथ फंक्शन करने का। अब मैं यहां से हाथ को यहां हिला पा रहा हूं, ऊपर उठा पा रहा हूं, ये किसकी वजह से है? क्योंकि इसको मसल को सिग्नल भेज रहा हूं। लेकिन मसल अकेला भी फंक्शन नहीं कर सकता, उसको साथ में क्या चाहिए? बोन। अगर यहाँ मसल ही होगा तो वो बोन नहीं होगी, तो ये सीधा एक मांस के टुकड़े की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन बोन है तो इस वजह से मैं इसको मूव कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये मसल के साथ में जो बोन के मसल जो है बोन के साथ में जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है टेंडन की हेल्प से। किसकी हेल्प से जुड़ा होता है? टेंडन की हेल्प से। ये फाइबर होते हैं, छोटे छोटे फाइबर होते हैं हमारे बालों के जैसे, और एक गुच्छा बना के साथ में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करें येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये क्या होते हैं? इसको कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। ये बोन टू बोन जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे यहाँ पे जॉइंट है, एल्बो में जॉइंट है, हमारे यहाँ पे जॉइंट है, इसमें रिस्ट में जॉइंट है, फिंगर्स में जॉइंट है, तो वो जॉइंट तो आपस में जुड़े हुए हैं ना, बोन टू बोन भी तो जुड़े हुए हैं। तो वहां पे जो बोन्स को जोड़ने का काम करता
करता है वो कौन होता है, लीगामेंट। कौन होता है, लीगामेंट। ये छोटे छोटे फाइबर्स ये भी होते हैं, ये फाइबर एक साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं, पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और दोनों को जोड़ने का काम कर देते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो टाइप के टिश्यू और आ जाते हैं इसी में, कनेक्टिव टिश्यू में। एक एडिपोज टिश्यू होता है और एक एरोलर टिश्यू होता है। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है, दीज आर ओवल एंड राउंड शेप फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। हमारी जो फैट होती है ना बेटा, फैट जो हमारी जमा हो जाती है, जैसे पेट में तोंद निकल जाती है, फैट्स तो हमारी बॉडी में हर जगह जमा होती है, लेकिन पेट पे हमारे इंडियंस के ज्यादा जमा होती है, जिसको अपने क्या, कौन सा टिश्यू होता है यहाँ पे, एडिपोज टिश्यू होता है। और जो सेल से मिलकर बना होता है उसको कहा जाता है एडिपोसाइट्स। क्या कहा जाता है, एडिपोसाइट्स। इट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस लेयर बिटवीन बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो द आईबॉल्स। हमारी स्किन के नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर बनाते हैं, और ये आईबॉल के नीचे भी, और किसके साथ में, हार्ट के साथ में भी ये लेयर बनी होती है। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में से हीट को क्या है, प्रिवेंट करता है, बाहर निकलने से भी कम निकले। तो ये क्या है, हमारे फैट का फंक्शन होता है भी। इसको अपने क्या कह देते हैं, एडिपोज टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, एरोलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, एरोलर। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, एरोलर टिश्यू होता है। ये क्या होता है, हमारे ऑर्गन के बीच का जो स्पेस है, हमारे कहीं भी सेल्स के, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ जहां भी स्पेस आ गया वहां पर इस टिश्यू को पाया जाता है, वहां ये स्पेस फिल करता है। दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन एंड इज फाउंड बिटवीन स्किन, मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व, सारी जगह पर जहां पर भी स्पेस है उस स्पेस को क्या करता है, ये फिल करने का काम करता है, यहाँ पे भरने का काम करता है। ये कौन सा टिश्यू है, एरोलर टिश्यू। ठीक है, अब आगे अपना तीसरे टाइप का टिश्यू आ जाता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हमने दो टाइप के टिश्यू पढ़ लिया, एक तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, एक हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। अब तीसरा टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मूवमेंट आर ब्रॉट about in our body with the help of muscular, they are long fiber like cells so called muscle fibers। बेटा क्या होता है कि हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है, वो हमारी शरीर की बॉडी तो बना लेती है, लेकिन हमारी उसकी मूवमेंट में लाने का काम कौन करता है, मस्कुलर टिश्यू करता है। अब जो मस्कुलर टिश्यू है बेटा, ये क्या होता है, मसल फाइबर्स होते हैं। ये छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं, उन फाइबर्स से मिलकर बना होता है। जैसे आपका यहाँ मसल होगा, छोटे छोटे फाइबर्स होंगे, वो एक साथ मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसी को अपने क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू जो है तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का, तीन। इसको सैट्रिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स और नॉन सैट्रिएटेड मसल्स। अब अपने पढ़ लेते हैं कि तीनों टाइप कौन कौन से हैं। सैट्रिएटेड मसल्स होता है, कार्डियक मसल और नॉन सैट्रिएटेड। इसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं, बाकी दोनों को इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है वो समझ लो थोड़ा सा। वॉलेंट्री वो चीज होती है, वो एक्शंस होते हैं जो हमारी विल के अंडर होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, या आप इसको बुक पे नोट डाउन कर रहे हो, ये आपकी विल के अकॉर्डिंग है, यानी कि आप सोच के कर रहे हो, बिना सोचे नहीं हो रहा है, तो उसको अपने क्या उसे एक्शन कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि जो हमारे मतलब हम बिना सोचे समझे करते हैं, यानी कि जैसे हार्ट का बीट होना अपने आप चलता रहता है, जैसे डाइजेशन होना, आपने खाना खाया, डाइजेशन चल रहा है, अब आपका उसमें कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप होता रहता है। क्या आप उसमें सोचते हो, नहीं, तो वो कैसे एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री। तीसरे आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं बेटा जो क्या है, होते तो इनवॉलेंट्री ही है, हमारे बिना सोचे समझे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, हमें इंजरी से बचाने का काम करते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो टक से हाथ वापस हटा लेते हैं, किस वजह से, इस रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से। हम सोचते नहीं है उसमें, डायरेक्ट वो काम कर लेते हैं। या फिर आप कभी बाइक पे जा रहे हो, बाइक वैसे तो आप 9th में हो, आप बाइक तो नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे स्कूटी वगैरह चलाते हैं, तो उसमें क्या है, जब आप जा रहे हो तो वहां पर क्या है, कोई सामने से आ गया, एकदम से कट मार के निकल जाते हो, बाद में सोचते हो ये कैसे हुआ, वो इस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है, इसकी वजह से ही होता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें अपने समझ लेते हैं जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, सैट्रिएटेड मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर क्या है, ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और एक साथ में क्या नहीं होते, अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांचेज इसकी नहीं पाई जाती। अब जो इसके फाइबर्स होते हैं, जो इस मसल के फाइबर है, वो सैक्रोलिमा
या आप ये कह दो कि उसकी जो लेयर है, बाहर लेयर जिसमें ये इनक्लोज रहते हैं, उसको सैक्रोलिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैक्रोलिमा। जब उसको सैक्रोलिमा कहा जाता है तो उसमें जो पाया जाता है, मतलब उसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लास्ट कहा जाता है। सॉरी, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म। और ये मसल क्या है भाई? थकते हैं, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। हमारे जो नॉर्मल मसल आप देखते हो हमारे लेग्स में, आर्म्स में जो मसल पाए जाते हैं जो थकते हैं, वो सारे मसल क्या होते हैं? ये सेट्रिएटेड मसल्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरे मसल होते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स। ये सिर्फ हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? सिर्फ हार्ट में। ये इनवॉलेंटरी मसल होते हैं। हार्ट हमारे विल के अकॉर्डिंग थोड़ी चलता है। वैसा थोड़ी होता है कि आज सोचा कि चल भाई आज थोड़ा रेस्ट कराते हैं इसको, रात रात बंद करके रखते हैं, सुबह चालू कर लेंगे। नहीं होता ना, आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, अपने आप चलता रहता है। तो ये सिर्फ इनवॉलेंटरी एक्शन ही होते हैं। वॉल्स ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट की दीवारें जो होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्डियक मसल फाइबर से। ये सेट्रिएटेड और नॉन सेट्रिएटेड के बीच की स्ट्रक्चर शो करते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, और ब्रांच्ड होते हैं। और ब्रांचेस जो आपस में जुड़ती हैं जहां से, उसको क्या कहते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है। इन दीज मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है और रिलैक्सेशन पाया जाता है थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ क्या आता है? एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। इसी तरीके तो हार्ट फंक्शन करता है, पहले पंप करेगा, फिर उसमें छोड़ेगा, पंप करेगा, छोड़ेगा। तो ये सारी चीजें। फिर तीसरे टाइप के जो मसल आते हैं, नॉन सेट्रिएटेड मसल्स आते हैं, जिसको इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स कहा जाता है। अब देखो भाई, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप पे होते हैं। कैसी शेप में? स्पिंडल, ऐसी शेप में। ये देख लो, नहीं दिख रही क्या? चलो दिखाते हैं एक मिनट। अब तो दिख रही है, ठीक है। ये शेप में होता है। दे आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन बट मेनी फाइबर जॉइन टुगेदर इन बंडल्स। ये मेम्ब्रेन में इनक्लोज रहते हैं, लेकिन बहुत सारे फाइबर्स एक साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं? बंडल बना लेते हैं। ये मसल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आइज, यानी कि पेट में, स्टमक, इंटेस्टाइन में, आंत में, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। ब्रोंकाई जहां से हमारा क्या है? ट्रैक के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये बातें आप ना टेंथ में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैसे वो आप करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या है? आइरिस ऑफ आई ये है। अब एक ना इनमें मूवमेंट पाई जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो मूवमेंट होती है वो एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना खा के डाइजेस्ट ऑब्जॉर्ब सारी करने की प्रोसेस किसमें होती है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें माउथ रहता है, इसोफेगस रहती है, स्टमक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सब क्या होते हैं? क्या ये याद करने नीड है? नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद करना पड़ेगा कि ये कहां पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में। कौन सी मूवमेंट पाई जाती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये क्या होता है कि एक रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, यानी कि यहां से कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे चीज चली, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट करते 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 इसको निकाल दिया इस तरीके से। यानी कि खाना आप खाने के बाद में अपने आप अंदर चला जाता है, किस वजह से? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। तो ये चीज है। आगे ध्यान दो बेटा। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एक्शन, ये तो हमने समझ ही लिया है। अब बात कर लेते हैं न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। हम जब भी एक चीज आपने देखी होगी, हम चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं आवाज को, स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, स्किन पे ऊपर फील कर पाते हैं। कोई चिमटी काटे या हमें पिंच करे तो वो फील महसूस होता है। वो किसकी वजह से महसूस होता है? न्यूरॉन की वजह से महसूस होता है। न्यूरॉन जो है वो एक टाइप है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू की जो सिंपलर सेल जो होती है उसको क्या कहा जाता है? जिससे मिलके बना होता है न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन की थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। जैसे ये न्यूरॉन है, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका क्वेश्चन आप ये मान लेना कि आपसे एग्जामिनर, आपके स्कूल का टीचर आपसे 100% ये क्वेश्चन करवा के देखेगा। 100%, क्योंकि उसको पता है ये बात कि ये 10th में फिर से आने वाला है, 10th में फिर से आने वाला है। तो वो 100% इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा भाई। तो अभी से क्यों ना इसको अपने क्लियर करके चले, जब हमें पता है कि जो चीज आगे हमसे पूछी जाने वाली है। तो ये जो आप छोटे छोटे इसके स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इनको तो कहा जाता है डेंड्राइट्स, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। ये इसके अंदर रहता है न्यूक्लियस, इसको कहा जाता है एक्सोन, और ये इसकी क्या हो जाती है? नर्व एंडिंग। अब क्या है कि ये न्यूरॉन एक है, तो इसके साथ में दूसरा न्यूरॉन भी जुड़ा रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन से ये जुड़ा रहेगा। जब जुड़ा रहेगा दूसरे न्यूरॉन से, तो इसके बीच में थोड़ा गैप होता है, उस गैप को कहा जाता है साइनेप्स।
तो अब इसके हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं किसके। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये हमारी स्किन के साथ में, हमारे रिसेप्टर्स के साथ में, टंग के साथ में, सारी जगह पर जुड़े हुए रहते हैं, जहां से ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्वायर, इंफॉर्मेशन को उठा लेते हैं। यहाँ पे केमिकल चेंज होते हैं, कुछ क्या होते हैं? केमिकल चेंज। फिर उस केमिकल चेंज को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये चला जाता है कहाँ? सेल बॉडी में। कहाँ चला जाता है? सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी में जाने के बाद में ये क्या है? इसको चलो छोड़ो, सेल बॉडी में चला जाता है। सेल बॉडी में क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पे आगे ट्रांसफर होता रहता है। आगे क्या होता रहता है? ट्रांसफर। जब ट्रांसफर होता रहता है तो ये कहां तक पहुंच जाता है? यहाँ एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है। फंक्शन पूछ लेते हैं, एक्सॉन का क्या ट्रांसफर है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करेगा। ये सेल बॉडी का क्या फंक्शन है? ये एम्पलीफाई करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को। डेंड्राइट का क्या फंक्शन है? ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, वहां से उठाएगा। अब यहाँ पर कहां चला जाता है? नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग पे जाने पे यहाँ पे कुछ क्या है? केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं तो वो दूसरे न्यूरॉन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? एक्वायर कर लिए जाते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन आगे 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 हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? ब्रेन तक। ब्रेन सिग्नल देता है, वही वापस इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाते हैं? ये मसल्स तक पहुंचाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये किसका फंक्शन होता है? न्यूरॉन का फंक्शन होता है। चलो अपने पढ़ लेते हैं। इसकी सेल बॉडी को साइटोन कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलो ठीक है। नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरॉन से मिलकर बने होगा। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहुत बढ़िया फंक्शन करते हैं। ड्यू टू विच द एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, यानी कि वो स्टिमुली को, अब स्टिमुली क्या होता है बेटा? जो भी आउटर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है जिसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड। यानी हमें टच फील हो रहा है, पिंच फील हो रहा है, सेंस देख पा रहे, वो सारा चेंजेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको क्या कहा जाता है? स्टिमुली। उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। किसकी वजह से कर पाते हैं? न्यूरॉन की वजह से। क्या ऐसा प्लांट कर पाते हैं? प्लांट तो नहीं कर पाते, लेकिन वो क्या है, उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। अब इनका फंक्शन क्या है? नर्व सेल, इसकी जो यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम करती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल। मैंने बता ही दिया था। इसकी सेल बॉडी को कहा जाता है साइटोन। क्या कहा जाता है? साइटोन। और कवर्ड रहती है किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, ये यहां से जब जाते हैं इसको कह देते हैं डेंड्रॉन। आगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कह दिया जाता है? डेंड्राइट्स। ये क्या होती है? शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती है जो डेंड्रॉन से निकलती है और फर्दर आगे डेंड्राइट्स में डिवाइड हो जाती है। अब आ जाता है एक्सॉन, ये बड़ा भाई साहब हिस्सा। एक्सॉन इज ए लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस विद फाइन ब्रांचेस एट द एंड। छोटी छोटी क्या पाई जाती है? इसमें ब्रांचेस पाई जाती है। एक्सॉन इज कवर्ड बाय शीथ, जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी closely placed to the dendrons of a neuron to carry impulse from one to another neuron to in the form of electrochemical waves। ये आगे पास करने में हेल्प करता है। This close proximity is called as synapse। इसको क्या कहते हैं? जो proximity बीच का गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? synapse। यानी कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? synapse कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यही सिस्टम हमारे क्या है? ऐड हुआ है इस बार हमारे सिलेबस में, एक्सप्लोरेशन में नया ऐड हुआ है। तो देख लेते हैं क्या है। हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से समझ में आ रहा है कि मसल और क्या मिलेगा साथ में? स्केलेटल सिस्टम मिलेगा। मसल और साथ में क्या मिल जाएगा? स्केलेटल सिस्टम मिल जाएगा। तो चलो अपने बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज ए बॉडी सिस्टम मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट दैट हेल्प्स इन मूवमेंट्स, मेंटेनिंग पोस्चर, सपोर्टिंग द बॉडी एंड द प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट और टेंडन्स जो उसको जोड़ते हैं, इनसे मिलके बना हो और वो हमारी बॉडी को सीधा रखने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में, और साथ में हमें क्या है कि हमारे ऑर्गन्स को अपने अंदर रख के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम करता है। इसके फंक्शन क्या है? स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा रखता है, मूवमेंट में मदद करता है, चल फिर किसकी मदद से सकते हैं? इसी की वजह से बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। जो ऑर्गन क्या है? डेलिकेट होते हैं, थोड़ा बहुत लगने की वजह से टूट सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस किस से मिलकर बना होता है? बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होता है, बोन के जैसा ही स्ट्रक्चर लेकिन स्मूथ, थोड़ा मतलब टेंसाइल, और मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं। 6 चीजों से मिलकर क्या बना होता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हमारी मूवमेंट इनेबल करता है,
पोस्चर मेंटेन करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। इस आदमी को देख लो, ये बहुत अच्छा है। आप सारों मतलब हम सारे इसके जैसे ही होते हैं अंदर से। हड्डियां, और हड्डियों के साथ में क्या जुड़ जाता है, बोन्स, और बोन्स के साथ में क्या जुड़ जाते हैं, मसल्स। तो हम कैसे दिखते हैं, ऐसे भाई साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके एक नया टॉपिक और ऐड हुआ है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये 6th में आपने पढ़ा होगा। कहां पे पढ़ा होगा, 6th क्लास में। जॉइंट्स के टाइप जो हैं अब तक तो आप भूल चुके होगे। अगर नहीं भूले हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और भूल गए हो तो याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको याद करवा देते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, पहली बात समझो, डिफाइन करो जॉइंट। जहां पे दो बोन आके मिलती हैं, जहां पे दो बोन आके मिलती है उसी को अपने क्या कहते हैं, जॉइंट। क्या कहते हैं, जॉइंट। जहां पे दो बोन्स आके मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, बोन जॉइंट या जॉइंट्स। जॉइंट्स आर प्लेस्ड वेयर टू और टू मोर बोन्स जॉइन टुगेदर, दोनों मिलती हैं। अब अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के पढ़ते हैं। कितने टाइप के, 4। पहले पढ़ लेते हैं फिक्स्ड जॉइंट। पहले यहां से शुरू, नहीं बताओ कौन सा पढ़ना है, चलो एक से शुरू करते हैं। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बेटा पता क्या होता है, देखो हमारे मान लो ये है सॉकेट और ये है बॉल, इसके अंदर फंसा दिया। अब ये मूव कर रहा है, इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है, इसके अंदर इधर भी मूव कर रहा है, इधर। ये जॉइंट जो है वो हमारे शोल्डर में पाया जाता है और हमारे लेग्स में पाया जाता है। जैसे मैंने ये हाथ घुमाया, यानी कि सॉकेट के अंदर इस तरीके से घूम सकता है, मूव कर सकता है। इधर से इधर वाला हाथ, और टांगे तो अब कैसे मूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो समझ जाना आप उस तरीके से क्या कौन सा हमारा जॉइंट होता है। इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मूवमेंट चारों तरफ मूवमेंट क्या कर सकते हैं, शो कैसे, आगे ऊपर पीछे। भाई इतना तो मेरे वो नहीं है, ऐसे ले जाओ पीछे पीछे। ये चारों तरफ क्या कर सकते हैं, मूवमेंट, यानी कि एक सॉकेट की तरह अंदर इसमें घूमता रहता है। ये देखो, तो डेफिनेशन, द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन इज फिट्स इनटू होलो पार्ट ऑफ अनदर बोन। दूसरी बोन के होलो पार्ट में एक राउंड पार्ट उसका फिट हो जाता है, जैसा आप देख रहे हो ना, ये वाला। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, दोनों में ये पाया जाता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कहां कहां मूवमेंट शो करता है, एक बार इसको फिर से देख लो, कहां इस तरीके से इसके अंदर फंस जाता है और वो घूमता रहता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ये एक तो ये तरीके का जॉइंट होता है। दूसरा होता है हिंज जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है, हिंज जॉइंट। अब हिंज क्या होता है बेटा, आपने कभी गेट देखा, गेट के आपने डोर देखा, डोर, आज घर का डोर देखना, उसमें देखो कि डोर जो है कुछ उसमें कब्जे लगे हुए हैं, या हिंज बोल देते हैं उसके। किससे जुड़ा हुआ है, हिंज से। एक डोर का पल्ला और दूसरा दीवार के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या होता है, हिंज जॉइंट। अब बेटा क्या होता है, हमारा जो डोर है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है, यानी कि वो क्या होता है, मतलब उससे आगे नहीं जाता। ये उसी तरीके से हमारा क्या काम करता है, हमारा नी का, घुटने का और हमारी एल्बो का जॉइंट काम करता है। जैसे ये पीछे बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, सिर्फ इस तरीके से क्या करेगा, मूवमेंट। जो यहाँ पे जॉइंट पाया जाता है, इस जॉइंट को क्या कहते हैं अपने, हिंज जॉइंट कहते हैं। कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट। ए जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, लाइक ए डोर हिंज। डोर हिंज की तरह मूवमेंट करता है। एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट, मूवमेंट अलाउड बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग, यहाँ पे पाया जाता है ये इस तरीके से। आपने एल्बो और किस में पाया जाएगा, नी में, एल्बो और नी जॉइंट। फिर आ जाता है पिवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट आ जाता है, पिवट जॉइंट। अब बेटा पिवट जॉइंट क्या होता है, ये चीजों को क्या है, हम रोटेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी गर्दन में जो जॉइंट पाया जाता है वो क्या होता है, पिवट जॉइंट। ऊपर नीचे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ए जॉइंट विच वन बोन रोटेट्स अराउंड अनदर बोन, इट अलाउज हेड टू मूव बाय वन साइड टू अनदर साइड। ये हमारे क्या पाया जाता है, यहाँ पर जॉइंट बिटवीन स्कल एंड बैकबोन, टर्निंग द हेड लेफ्ट एंड राइट। ये देखो यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है, यानी कि ये इसके आस पास इर्द गिर्द घूम सके, यानी कि रोटेट कर सके। तो ये कौन सा जॉइंट होता है, हमारा पिवट जॉइंट। अब चौथे टाइप का जॉइंट आता है फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि हड्डियां आके जुड़ तो गई लेकिन हिल नहीं सकती। अब जैसे हमारी खोपड़ियां है, जैसे हमारी स्कल है, ये स्कल में क्या है, लगभग अपने वो 422 हमारे पूरी इसमें होती है, फेस में 8 इसमें पाई जाती है, स्कल में 14 इसमें पाई जाती है, ऐसा सब कुछ होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये मूव नहीं कर सकते हमारे, इसमें फिक्स होती है, यानी कि जुड़ी हुई रहती है और फिक्स रहती है, ये हिलती डुलती नहीं है। हालर डुलर नक्को, समझ में आ गई बात, समझ में आ गया। हमारे जो शोल्डर और हिप्स में जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जिसको कह देते हैं। हिंज जॉइंट जो हमारे एल्बो और नीज में है, पिवट जॉइंट हमारी गर्दन में, हमारी मुंडी में है, और हमारा जो फिक्स जॉइंट है वो हमारे किस में है, सिर में पाया जाता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे स्केलेटल सिस्टम। ये दोबारा से कैसे आ गया, ऐसे करेगा यार,
ठीक है। अब इसमें वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लेते हैं, जो हमारे कुछ क्या होते हैं, हमारी बॉडी का अच्छा स्केलेटल सिस्टम है, वो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम हमारे क्या है, स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारा हड्डियों का ढांचा, जिससे पूरी हमारा बोन सिस्टम मिलकर बना हुआ है। तो बेटा देखो, हमारा जो सिस्टम है उसमें कई अलग अलग बोन्स पाई जाती है, जैसे ये स्कल है, खोपड़िया है, ये हमारे शोल्डर गिल्डल पाए जाते हैं, रिब केस पाया जाता है जो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किडनीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसमें छोटे छोटे हड्डियां जुड़ के नीचे कुशन लगा रहता है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेरी तो खुद की ऐसी तैसी हो रखी है फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में। तो यहाँ पर आर्म बोन पाई जाती है, यहाँ पे जो आर्म की बोन्स है इसको क्या कह देते हैं, रेडियस और अल्ना कह देते हैं। लेग बोन पाई जाती है, सबसे लंबी बोन यही वाली होती है जिसको फीमर कहते हैं। ये पेल्विक गिडल पाए जाते हैं। ये बेटा गिडल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी बोन हमारे लिम्स जुड़ते हैं, लिम्स यानी कि हाथ पैर जाके जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, गिर्डल कह देते हैं। ये पेल्विक गिर्डल है और यहाँ पे कौन सा गिर्डल है, शोल्डर गिर्डल है। यहाँ पे लेग और बोन और ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसको देख लेना भाई, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना, एक बार पढ़ लेना इसको। अरे भाई चलो इसको पढ़ ही लेते हैं फिर, इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। द स्केलेटल सिस्टम इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। तो पहले आ जाता है स्कल। स्कल हार्ड और स्ट्रक्चर होता है, फिक्स जॉइंट से मिलकर बना होता है, फ्लैट जॉइंट्स। तो काम क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, आईज को प्रोटेक्ट करना, ईयर्स को प्रोटेक्ट करना, शेप, हेड की शेप बनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बोन ऑफ स्कल कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते, फिक्स जॉइंट होते हैं और हमें इंजरी से बचाते हैं, हमारे दिमाग को बचाते हैं। भाई आप में है शायद दिमाग, है या नहीं है? अगर है तो कमेंट करके बताओ कि सर मेरे में दिमाग है। ऐसा कमेंट करवा रहा हूं, हो गया दिमाग तो, जो नहीं करेगा नहीं होगा, उसमें बात खत्म है। सर कमेंट बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, है ना भाई, शुरू में करना पड़ता है, अब जब बढ़ जाएंगे उसके बाद तो क्या दिक्कत है, फिर तो चलने दो जैसे मर्जी। सपोर्ट किया करो, शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ भेज दिया करो, और इसी से क्या होता है, एक एक करके बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जैसे जैसे एक एक करोगे आप, पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, फिर लाख हो जाएंगे, फिर और बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे। डेफिनेशन, रिब केस जो है ये बोनी बॉक्स होता है हमारे ब्रेस्ट बोन यानी कि इससे जुड़ के बना होता है, तो ये याद रखना। इसमें और कितनी बोन्स होती है, 12 पेयर बोन इसमें पाई जाती हैं, यानी कि 12 पेयर इसमें बोन के पाए जाते हैं। कितने पाए, हाँ 8, 1 से 7 जो पेयर होते हैं वो तो ट्रू रिब्स होते हैं जो वास्तव में जुड़ती है। 8 to 10 जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, यानी प्रॉपर ढंग से नहीं जुड़ी होती, वापस ऊपर जाके जुड़ती है, और 2 तो जुड़ी ही नहीं होती, जिसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये थोड़ा जूम करने पे आपको दिख जाएगा, क्वालिटी के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, हाँ, द रिब केस इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स, सम रिब्स आर अटैच्ड टू स्ट्रेमन। स्ट्रेनम क्या होता है बेटा, जो बीच वाली ये हड्डी होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ से निकलती हैं पीछे से, जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है वहां से निकल के ऐसे केज बना देते हैं, पिंजरा बना देते हैं, उस पिंजरे में हमारे फेफड़े पड़े रहते हैं, लंग्स पड़े रहते हैं, हार्ट पड़ा रहता है, ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और, स्टेम सेल इन द बोन मैरो आर स्पेशल सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड मेक न्यू सेल्स। इन ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल्स फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन आर गिवन टू द पेशेंट हु हैव ब्लड कैंसर्स लाइक ल्यूकेमिया एंड डिसऑर्डर सच एज थैलेसीमिया। बेटा हमारी जो बोन्स होती है, बोन के अंदर बोन मैरो पाई जाती है, जैसे अपने बोन में पढ़ा था, उस बोन मैरो की जो सेल्स होती है वो स्टेम सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है, स्टेम सेल्स। अब ये क्या करते हैं, इनसे नई सेल्स बन सकती है, न्यू सेल्स बन सकती है, किससे, इससे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आदमी को बचा सकते हैं जिसको क्या है, ल्यूकेमिया है या थैलेसेमिया है। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, यानी वो खून का कैंसर, उसको हम बचा सकते हैं किसकी मदद से, इस स्टेम सेल्स की मदद से। आजकल तो ये भी चलने लगा है, स्टेम सेल डोनेट कर दो, डोनेशन के अलग अलग, जिसके साथ मैच करेगा उसको चल जाएगा, करना चाहिए, अच्छी बात है। आप तो भी बच्चे हो, शायद नहीं कर पाओ, पेरेंट्स से पूछ लेना कि ये क्या है स्टेम सेल डोनेशन, ठीक है। In nature, plant pathologists have observed a disease is called क्राउन गोल डिजीज। एक प्लांट में क्या है, आपकी बुक में दे रखा है, एक डिजीज देखने को मिली थी पैथोलॉजिस्ट को। पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स पे क्या करते हैं, रिसर्च। अब ये देखो उन लोगों को देखने को मिली, तो वो इस डिजीज का नाम क्या था, क्राउन गोल डिजीज। इन दिस ट्यूमर लाइक क्या होती है, स्वेलिंग्स इसमें आ जाती है। तो ये क्या है, प्लांट के ऊपर आपने कभी देखा ही होगा, अगर आप थोड़ा नेचर के क्लोज रहते हैं, आप तो फोन के क्लोज रहते हैं, नेचर के ना क्लोज रहते हैं। बेटा थोड़ा इधर उधर दुनियादारी देखा करो, घूमा करो, फिरा करो, ये फोन पे मत घुसे रहा करो सारा दिन। इसमें मतलब इतना वो नहीं है, आप अगर दुनियादारी को देखो, जानो तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कुछ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है जो एक डिजीज है। क्या है, डिजीज।
और ये एक बैक्टीरियम से होती है जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। क्योर, इस डिजीज को क्योर करने के लिए, क्योर करने की कोशिश करने की वजह साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको बैक्टीरियम को जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर करके देखा, किसके, प्लांट सेल के, और यही यूज किया गया इन बाद में टिश्यू कल्चर में। किसमें यूज किया गया, टिश्यू कल्चर में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। टुडे एग्रोबैक्टीरियम इज द यूज्ड एज टूल ऑफ टू इंट्रोड्यूस यूजफुल जीन्स इनटू प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल फाइटोकेमिकल्स, इंप्रूव्ड क्रॉप्स एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज। देखो एक डिजीज देखने को मिली, वो एक बैक्टीरिया की वजह से हो गई। अब उन्होंने ठीक नहीं किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को यूज कर लिया। अब उस बैक्टीरिया को यूज किसमें किया, टिश्यू कल्चर में। यूज करने से उससे क्या हुआ कि नई क्रॉप वगैरह और फाइटोकेमिकल्स वगैरह बनाई जा सके, जिससे इंप्रूवमेंट हो गई और प्लांट्स में। तो ये भाई साहब साइंटिस्ट अलग ही लेवल पे खेलते हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है FC स्टेवार्ड। हैंडसम साइंटिस्ट है जिसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म टोटियोपोटेंसी, टोटियोपोटेंसी ये क्या है बेटा, हम क्या है कि एक सेल से क्या बना सकते हैं, एक पूरा प्लांट। क्या सोचा जा सकता है कि हम कोई कैरेट है, कैरेट की एक सेल निकालें और उससे पूरी कैरेट बना दे, ऐसा पॉसिबल है? किसने पॉसिबल करके दिखाया, FC स्टेवार्ड ने। इन 1958 FC Stewart demonstrate that even single cells from vascular phloem के एक सिंगल सेल को निकाला और एक नया प्लांट रीजनरेट कर दिया, और ये पहला पर्सन थे ऐसा करने वाले। और इसके बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इसको आगे क्या किया, he and his team conducted an experiment using the phloem cell of carrot का। He grew these cells in nutrient medium containing simple sugars and hormone under appropriate conditions। इसको क्या किया, एक सेल को लिया और एक appropriate condition के अंदर रखा, और he observed that phloem cells divides to form mass of cells। फिर क्या है, वो सेल्स डिवाइड होने लगी और बहुत सारी सेल्स बनाने लगी, which gradually divided and differentiated into a complete plant। और फाइनली में क्या हुआ कि एक पूरा प्लांट इन्होंने बना लिया, और पूरा प्लांट क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, जिससे क्या बन गई, कैरेट बन गई है। देखो अडल्ट प्लांट ये बन गई भाई। इससे एक सेल निकाल ली जिसको किसमें रखा, हार्मोनल मीडियम में रखा, उस एक सेल ने डिवाइड होकर और सेल्स बना ली, और सेल ने डिवाइड होकर एक पूरा प्लांट बना, मतलब काफी बड़ा प्लांट बना लिया, जिससे क्या डिवाइड होकर एक पूरा प्लांट हमें देखने को मिला। It shows that cells of phloem first differentiated, regained to ability to divide। अब देखो भी, जब आपने पढ़ा फ्लोएम परमानेंट होती है, आगे डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ये रीगेन कर सकते हैं, वापस से जो है वो कैपेसिटी आ सकती है। टू फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज व्हेन ग्रोन इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ केमिकल फर्दर डिवाइडेड एंड रीडिफरेंशिएट टू फॉर्म रूट, शूट एंड इवेंचुअली द कंप्लीट प्लांट। बेटा जब इनको प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन वगैरह सारा कुछ मिलना शुरू होता है, तो ये वापस से क्या बना लेती हैं, पूरा प्लांट बना लेती हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। Thus some mature plants have the ability to undifferentiate, divide and redifferentiate to develop into a new plant under specific condition। This is known as totopotency। यानी कि डिफरेंशिएट होके सेल को द्वारा रीगेन करके नया प्लांट बना लेने की कैपेसिटी, इसको क्या कहते हैं, टोटोपोटेंसी, ठीक है। एंड सच सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल्स। इसको ऐसी सेल्स को क्या कहा जाता है जो डिवाइड हो सकती है, टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। दिस इज सिमिलर टू द एबिलिटी ऑफ ए जाइगोट टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू ए ऑर्गेनिज्म। इसी जाइगोट क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, जब रिप्रोडक्शन इस बार ऐड हुआ उसमें पढ़ाऊंगा कि वो डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं, नए प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या है, इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन फ्लोएम सेल। हाँ, फ्लोएम सेल में FC स्टेवार्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट में, बाद में ऐसा थोड़ी है वो वहीं रुक गए थे, उन्होंने अलग अलग चीजें और देके देखी उनको। उन्होंने क्या किया, लाइट दी लेकिन एयर नहीं दी, सॉलिड मीडियम दिया, न्यूट्रिएंट दिया, ग्रोथ रिड्यूस हो गई। उन्होंने लाइट भी दी, एयर भी दी, लिक्विड मीडियम दिया और न्यूट्रिएंट दिए, 20% बढ़ गई, किससे, लिक्विड मीडियम देने से, ठीक है। तीसरा टाइम पे लाइट ही नहीं दी, क्या दी, राइट, और एयर दे दी, लिक्विड मीडियम दे दी, न्यूट्रिएंट रिड्यूस होगी। यानी कि उनका सबसे स्पेसिफिक कौन सा था, ये वाला, यानी प्रॉपर लाइट दो, प्रॉपर एयर दो, प्रॉपर मीडियम दो, फिर क्या हो जाएगी, वो सेल प्रॉपर ढंग से क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे इसके FC स्टेवार्ड के। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक सेल निकाली और उससे पूरा प्लांट बना दिया, उसमें प्रॉपर मीडियम में उसको रखते हुए। तो आप ये बात समझ गए होंगे।
अब भाई थोड़ा सा अपने समझ लेते हैं ब्रीजिंग साइंस एंड सोसाइटी। आपने क्या है, योगा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योगा। क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम क्या पढ़ के आए? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर देखो ये पूरा सूर्य नमस्कार है। क्या है? पूरा सूर्य नमस्कार। और ये इंडिया में ही डिस्क्राइब हुआ था, हमारा ही योगा है, विश्व को देन है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, विश्व वाले अपनाते जा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इसको अपना रहा है, हम बोल रहे हैं। तो हमें भी अपनाना चाहिए। आपको सुबह 15 से 20 मिनट योगा डेली करना चाहिए। योगा डिस्क्राइब एंड एंशियर टेक्स्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इन सब में आ जाता है। 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योगा डे। कब मनाया जाता है? 21 जून को, आने वाला है अभी। ठीक है, तो इसको प्रमोट करने के लिए हेल्थ को, वेलबींग को, ये सारे इसके क्या है? स्ट्रक्चर्स है। पहले हाथ जोड़ो, फिर हाथ ऊपर उठाओ, फिर नीचे लेके आओ, फिर सारे जो प्रोसेस है आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। कौन सा? सूर्य नमस्कार। ये सुबह 10-15 मिनट की प्रोसेस है, डेली किया करो, जिससे क्या है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। ओके, टॉप 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो टॉप के हैं। देखो इसमें से पूछे जा सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, दोनों में क्या फर्क है? तो पहला क्वेश्चन हमारी स्लाइड का, दूसरी तीसरी स्लाइड ही इसी पे है। डिफरेंशिएट, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, तो वो देख लेना। वैसे लिखे हुए हैं, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, ये खाना वगैरह, वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। ये लो, पढ़ लो। ठीक है, दूसरा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन विद लेवल्ड डायग्राम। लेवल डायग्राम के साथ में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या कर दो? एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दो? एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन तो कर देते हैं, ये रहा आपका न्यूरॉन, ये रही इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, ये एम्पलीफाई करेंगे, और ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन आगे भेज देगा। सेल बॉडी इसको एम्पलीफाई करेगी, एक्सॉन आगे भेज देगा, नर्व एंडिंग में चली जाएगी। ये सारे इसके क्या है? फंक्शन, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, तो हमारी पूरी स्लाइड आप प्लांट टिश्यू में देख लोगे। पूरी स्लाइड पे एक में दे रखा है प्लांट, पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 में पूरा प्लांट टिश्यू और जाइलम टिश्यू का क्या दे रखा है? पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जाइलम वाटर को कैरी करता है, फ्लोएम फूड को कैरी करता है, और बाकी उसमें आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। Why do मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये बेटा ये रीजनरेटेड हुए टिश्यू होते हैं, और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? डेंस साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से ये लैक करते हैं किसमें? वैक्यूल में। तो इस वजह से, और इसको आगे डिफरेंशिएट भी होना होता है। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होता है जिसमें सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी रखती हैं। एक्वाटिक प्लांट्स हैव लेस डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यूज, व्हाई? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रॉपर ढंग से 2-3 लाइन में लिख दो, जिसका आंसर बिल्कुल सही लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में। एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और लाइक का ये भी बना के दिखाइए आपको। सॉरी भाई, इतना सही तो नहीं, चलो क्या कर दो, लाइक, और एक कर दो कमेंट प्यारा सा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ।